नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है और आज जिक्र घोषणाओं का वादा, जनता का इरादा। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और कांग्रेस के घोषणा पत्र में पार्टी ने 10 न्याय और 25 गारंटियों का वादा किया है और इसके तहत हिस्सेदारी न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय और किसान न्याय, श्रमिक न्याय, संवैधानिक न्याय और आर्थिक न्याय, पर्यावरण न्याय शामिल है। कांग्रेस ने अपने इस मैनिफेस्टो के जरिए हर वर्ग को साधने की कोशिश की है और इसके साथ ही बेरोजगार जो युवा हैं उनको रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर भी ध्यान दिया है। कांग्रेस ने जनता से वादा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर एक और जहां गरीब लड़कियों को 1 लाख रुपए सालाना मदद दी जाएगी, तो वहीं केंद्र की जो सरकार है, सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं के लिए 50% तक आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी और इसके अलावा युवाओं के लिए पहली नौकरी पक्की देने का भी वादा कांग्रेस ने किया है। उत्तराखंड कांग्रेस अब जनता के बीच पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर जाकर कांग्रेस को जिताने की अपील करेगी। वहीं एक और जहां कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर जनता के बीच इस मैनिफेस्टो को ले जाने की तैयारी शुरू कर दी है, तो दूसरी ओर उत्तराखंड में बीजेपी ने भी अपने संकल्प पत्र पर कार्य शुरू कर दिया है और इसके तहत पार्टी को उत्तराखंड से 70,000 से अधिक सुझाव मिले हैं। इनमें से 40% केंद्र सरकार जबकि 60% सुझाव राज्य सरकार से जुड़े हुए हैं। सवाल यही है कि क्या जनता कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भरोसा करेगी? आज इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आते ही भाजपा कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो पर कार्य शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में कांग्रेस ने लंबे मंथन के बाद शुक्रवार को पार्टी का मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है। कांग्रेस ने इस मैनिफेस्टो को न्याय पत्र का नाम दिया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पार्टी ने 10 न्याय और 25 गारंटियों का वादा किया है। इसके तहत हिस्सेदारी न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, संवैधानिक न्याय, आर्थिक न्याय के साथ ही राज्य न्याय, रक्षा न्याय, पर्यावरण न्याय शामिल है। कांग्रेस ने अपने इस मैनिफेस्टो के जरिए हर वर्ग को साधने की भी कोशिश की है। इसके साथ ही बेरोजगारी युवाओं को रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर भी ध्यान दिया है। वहीं राज्य की जनता ने चुनाव और मैनिफेस्टो पर भी अपनी राय दी है। सरकार अपने हिसाब से कुछ कर रही है और कुछ हमारा भी दायित्व बनता है। हमारा दायित्व भी बनता है कि हम भी कुछ अपनी तरफ से करें। तो महंगाई है तो है, खैर बहुत महंगाई है, लेकिन अगर हम केवल इस महंगाई में सरकार का ही मुंह ताकेंगे कि सरकार सब चीज़ सस्ता करके देगी तो गलत है। हमें अपनी व्यवस्थाएं भी करनी है, थोड़ा बहुत हम भी कुछ कर सकते हैं। मैं एक गृहिणी हूँ, मैं घर भी चलाती हूँ, अपनी छोटी सी दुकान भी चलाती हूँ, तो मैं ये कहती हूँ कि हमें खुद भी हाथ पाँव मारने हैं। अगर महंगाई है तो थोड़ा सा हमें भी मेहनत करनी होगी। तो सरकार अपना काम करेगी और हम लोगों को अपना काम करना है। भाई जी, हम तो इसी मुद्दे पे करेंगे। पहले ये जो यहाँ का है शिक्षा का है सबसे मेन, जिस पे बहुत पीछे चल रही सरकार। यहाँ हर चीज़, यहाँ भ्रष्टाचार इतना है। हम तो अभी सांसद के लिए बॉबी चुनार को ही चुनेंगे। अपनी जो वोट है, अपने फैमिली की वोट है। युवा हैं तो युवा के लिए ही वोट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने सपोर्ट भी करा है बच्चों को। अभी पीछे जब इतना भ्रष्टाचार चल रहा था इलेक्शन, वो उसके लिए मैंने अभी ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया है और मैं प्रिपरेशन के फेज़ पे हूँ। तो एक स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि क्या एम्प्लॉयमेंट उसकी स्टेट गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड कर पा रही है। हम कुछ कीमत तक कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट लगी हुई है, लेकिन भर्तियाँ बहुत देर में आ रही है। अभी आचार संहिता लग गई है तो एक मौका मिल गया है कि वो भर्तियाँ ना ला पाए। दूसरी मैं कहना चाहूँगा कि मैं केदारनाथ विधानसभा से हूँ और जो पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में आता है, लेकिन हमने अभी देखा कि आरुषि भंडारी जो केस है उस पर पुलिस प्रशासन हमारा कुछ कर नहीं पाया। मैं समझता हूँ हमारा पुलिस प्रशासन बहुत काबिल है, लेकिन किसी न किसी राजनीतिक कारणों की वजह से वो कर नहीं पा रहे। बता दें कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जनता से वादा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर एक और जहां गरीब लड़कियों को 1 लाख रुपए सालाना मदद दी जाएगी, तो वहीं केंद्र की सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं के लिए 50% तक
आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा युवाओं के लिए पहली नौकरी पक्की देने का भी वादा कांग्रेस ने किया है। तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस अब जनता के बीच पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर जाकर कांग्रेस को जिताने की अपील भी करेगी। वहीं भाजपा कांग्रेस इन वादों को हवा हवाई बता रही है। भाजपा का कहना है कि जनता सिर्फ मोदी की गारंटी पर ही भरोसा करेगी। और आपको बता दें कि भाजपा भी अपने संकल्प पत्र पर कार्य कर रही है। इसके तहत पार्टी को उत्तराखंड से 70,000 से अधिक सुझाव भी मिले हैं। तो 2014 के नियम के अनुसार करने की बात हमारी पार्टी ने की है, जो बहुत ही हमारे को इफेक्ट डालती है। दूसरा, ग्रीन ट्रिब्यूनल फंड की बात हमारी पार्टी ने की है, जिसमें पहाड़ पर्वतीय राज्यों के जो भूस्खलन है उनसे संबंधित विषयों को देखा जाएगा और निश्चित ही उसका लाभ होगा। उसमें जोशीमठ इत्यादि जो इलाके हमारे टूटे हैं, खराब हुए हैं, उनको लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है। निश्चित ही उसका लाभ पर्वतीय क्षेत्रों को होगा। पार्टी पहले अपने पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ न्याय कर ले, अपने कार्यकर्ताओं के साथ न्याय कर ले, उसके बाद वो अन्य गारंटी ले। लेकिन कांग्रेस के पास झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं रह गया है और मुद्दा विहीन कांग्रेस है, जिन्होंने हमेशा राष्ट्र विरोधी कृत्यों में अपना समर्थन दिया, जिनके नेता राष्ट्र विरोधी ताकतों का समर्थन करते हों, उनकी कोई गारंटी हो सकती है, संभव ही नहीं है। देखिए, पिछले 10 सालों में देश की जनता ने देखा है कि प्रधानमंत्री ने कभी जन की बात नहीं सुनी। उन्होंने जनता को अपने मन की बात सुनाई है और ये केवल ढकोसलाबाजी है। इनका कोई घोषणा पत्र पे ये कहीं काम नहीं करते, अपने वादों पर कहीं खरे नहीं उतरते। तो इसलिए जो है 10 साल के जो केंद्र सरकार का जो कुशासन है, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और जो डॉलर जो है दिन प्रतिदिन जो पतला होता जा रहा है, देश पर जो है अंतर्राष्ट्रीय कर्ज जो है विदेशी कर्ज इतना बढ़ गया है कि कुल मिलाकर चुनाव की घड़ी नजदीक आते ही जनता को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी अब घोषणाओं की जो बारिश है वो शुरू कर दी है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के जरिए हर वर्ग को साधने की कोशिश की, तो विशेषकर युवाओं और महिलाओं पर कांग्रेस का अधिक फोकस है। सवाल है कि क्या मैनिफेस्टो में किए गए सभी वादे कांग्रेस पूरा कर पाएगी? क्या जनता कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर अपनी मुहर लगाएगी? देखना होगा कांग्रेस के बाद भाजपा अपने मैनिफेस्टो का क्या कुछ खास करती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में आज इसी बात को लेकर चर्चा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो है मैनिफेस्टो जारी किया गया है और इसमें जिस न्याय का जिक्र किया गया है, इस पर जनता को कितना भरोसा होगा और क्या जनता इसके आधार पर वोट देगी, क्योंकि मोदी की गारंटी और एक तरफ राहुल की गारंटी। अब किसकी गारंटी पर जनता को भरोसा होगा, ये फिलहाल देखने वाली बात। इसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। सत्यवीर चौहान जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सूरज सिंह नेगी हैं कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देवचंद्र जी जुड़े हुए हैं यूकेडी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। रतनमणि डोभाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत आज सूरज सिंह नेगी से कर लेते हैं। सूरज सिंह नेगी जी, आज कांग्रेस की तरफ से जो मैनिफेस्टो जारी किया गया, क्या लगता है इस मैनिफेस्टो से जीत का जो रास्ता है वो आसान हो पाएगा या जनता को जो राहुल की गारंटी है उस पर भरोसा हो पाएगा? देखिए, जो कांग्रेस का न्याय पत्र है, पिछले 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, तमाम लोगों को दबाने का काम हो रहा है, डराने का काम हो रहा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जो हमारी संस्थाएं हैं उनका किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, विपक्ष के लोगों को की आवाज को दबाने का काम हो रहा है, निष्पक्ष पत्रकारिता को जो है दबाने का काम किया जा रहा है, उनको मीडिया की जो स्वतंत्रता है उसका हनन हो रहा है। और न्यायपालिका हो चाहे कहीं पर भी हो, हर जगह जो है सरकार की तरफ से हमले हो रहे हैं, सरकार के लोगों की तरफ से उन पर हमले हो रहे हैं, उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आज घोषणा पत्र की जरूरत नहीं है, आज न्याय पत्र की जरूरत है
और कांग्रेस पार्टी ने जो न्याय पत्र जो है जारी किया है, निश्चित तौर पर आज इस देश के लोगों को संविधान को बचाने की आवश्यकता है। और जो हमारे ये लोग हैं, भारतवासी हैं, उनको न्याय की आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो अब तक जो है संगठनवादी पार्टी अपने को कहती थी, वो व्यक्तिवादी पार्टी हो गई है। और व्यक्तिवादी पार्टी जो है, एक व्यक्ति उसमें सर्वे सर्वा हो गया है और तानाशाही की ओर जो है वो सारा भाजपा का तंत्र जो है चला गया है। इसी स्थिति में लोगों को जो है न्याय मिले और ठीक है, लोगों को कांग्रेस राहत मिले। पार्टी का जो विश्वास है या कांग्रेस पार्टी ने जो विश्वास खोया, उस विश्वास को जुटा पाना क्या अब आसान होगा इन मुद्दों के आधार पर? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपेगेंडा था 2013 में, जिस प्रोपेगेंडा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आई थी, देश के प्रधानमंत्री उस समय कहते थे कि बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती है, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती है, और ये जो भारत की करेंसी कैसे गिर रही है, भारत का डॉलर कैसे पतला हो रहा है। आज आप देखिए कि 72 रुपए से 84 रुपए पर जो है रुपया चला गया, अब वो पतला नहीं हो रहा है। देश में 68 सालों में जितना विदेशी कर्ज था, उससे कई गुना ज्यादा जो है इन 10 सालों में मोदी जी ने देश को लिया। और देश का प्रत्येक बच्चा जो जन्म ले रहा है वो 1.5 लाख रुपए के कर्ज के तले दबा हुआ है। तो ऐसे में, और अगर मोदी जी की आज की गारंटी है तो लोग इसलिए विश्वास नहीं करेंगे। सूरज सिंह जी, हालांकि जनता की भी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं कि आज उत्तराखंड के युवा को रोजगार चाहिए। जो उत्तराखंडी युवा है वो इस बात का जिक्र कर रहा है कि शिक्षा का स्तर बेहतर होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। जो मैनिफेस्टो में शुमार किया गया है, जिन अहम बिंदुओं को शुमार किया गया है, उस पर कितना कांग्रेस पार्टी खरा उतर पाएगी, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। सत्यवीर जी का रुख कर लेते हैं। सत्यवीर जी, एक तरफ संकल्प सुझाव पत्र, दूसरी तरफ आज कांग्रेस ने यह घोषणा पत्र जो जारी किया है। सोनी जी, सर्वप्रथम तो आपके सभी दर्शकों को, बहुत दिनों बाद आपके साथ बैठ रहा हूं तो बहुत ही आदर के साथ उनको प्रणाम करना चाहता हूं। और कांग्रेस का केवल जो ये चुनावी पत्र है, ये केवल एक बक्से के अंदर रह जाएगा। भारत की जनता ने बहुत जागरूक हो चुकी है, बहुत बौद्धिक क्षमता, क्योंकि मैं अगर एक महापुरुष को याद करते हुए आपकी डिबेट में बताना भी चाहूंगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जिस दिन भारत का जो सुप्त शक्ति है, जिस दिन वो जागृत हो जाएगी, या कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा राजनीतिक दल या सामाजिक दल कोई ऐसा आएगा भारत के अंदर, वो उस सुख शक्ति को अगर वो चैतन्य कर सकेगा तो भारत अपने पांव पे खड़ा होगा और विश्व को नेतृत्व देगा। आज वो हमें दिख भी रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने वो उस मुकाम पर पहुंचा है जिसके लिए भारत की जनता निरंतर प्रयासरत थी। और मैं आपको एक चीज और ही बताना चाहता हूं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं, जो अभी की वास्तविक परिस्थितियां चल रही हैं, इनके तमाम बड़े नेता सोनी जी उठा के देख लीजिए। आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, सब ने जहां से उनकी जो बोलते थे कि हमारी विरासत से चली हुई आ रही ये सीटें हैं, वो सब छोड़ के भागे हैं। चाहे आप सोनिया गांधी को देख लीजिए, वो रायबरेली से छोड़ के सीधा राजस्थान राज्यसभा के माध्यम से आने को किस प्रकार से उन्होंने ये त्याग, किस प्रकार से उन्होंने भी देखा कि अब स्थितियां वो नहीं रही है। आप राहुल गांधी को देख लीजिए, 2019 के चुनाव में हारते हैं और इस बार तो वहां पर उन्होंने जाने के प्रयास नहीं किया है। तमाम वो नेता है जो आज भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं, वो क्योंकि कांग्रेस की जो देश विरोधी जो नीतियां, देश विरोधी जो सोच है और भारतीय समाज के प्रति जिस प्रकार की दुर्भावना से ये ग्रसित है, उससे आप देख लीजिए कि कौन सा दिन ऐसा नहीं जा रहा है जब कांग्रेस के वो नेता जिन्होंने कांग्रेस को खड़ा किया था, वो आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे। वो इसलिए भी थाम रहे क्योंकि हमने जो 1900 जब हमारा जनसंघ का निर्माण हुआ था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। चिंता गहरी है भारतीय जनता पार्टी की कि भविष्य में क्या कुछ होने वाला है, या फिर कांग्रेस पार्टी की जो जुमलेबाजी है, चिंता समझ आ रही है सत्यवीर जी। लेकिन मैनिफेस्टो में जो 5 मुख्य बिंदु शामिल किए गए, अगर उनका जिक्र किया जाए, नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है कांग्रेस की तरफ से। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी?
सोनी जी, अगर नारी की बात करेंगे, आप तो मीडिया से, ये लगातार आप मीडिया के संपर्क में रहते हो, तमाम प्रदेशों के जो हलचल है, राजनीतिक हलचल है, उससे आप जुड़े हुए हो। इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु का विषय ही नहीं है। हाल की ही घटना है, किस प्रकार की अशोभनीय टिप्पणियां इनके द्वारा, इनके नेताओं द्वारा की गई। इनकी जो प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा ने किस प्रकार की टिप्पणी करी कंगना रनावत के लिए, मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि महिलाओं के लिए इस प्रकार की। कंगना रनावत ने भी किस तरीके से पॉर्न स्टार और किस तरीके की टिप्पणी की थी, वो मुझे लगता है उसको भी याद कर लेना चाहिए पार्टी में आने से, क्योंकि उसको लेकर माफीनामा भी सामने आया। ठीक है सत्यवीर जी, उस पर नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है वो मुद्दा नहीं है कि हम उस पर डिबेट करें। देवबंद जी का रुख कर लेते हैं, यूकेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवचंद्र जी, कांग्रेस का मैनिफेस्टो और 70,000 से ज्यादा जो सुझाव भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र का अगर जिक्र कर लिया जाए, दोनों को आप कैसे देख रहे हैं? ये चुनावी लॉलीपॉप है महज, या फिर वाकई उनसे सरोकार है इन दोनों ही पार्टियों का? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को और जो श्रोतागण हमारे इस चैनल के हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो लगातार आपके चैनल के साथ बने हुए हैं। अब आप जो इन दोनों पार्टियों की घोषणा की बात करते हैं, तो मैं एक छोटा सा बात आपको बता देता हूँ कि 2014 का घोषणा पत्र 2019 तक पूरा नहीं हुआ, और 2019 का घोषणा पत्र 2023 तक खत्म नहीं हुआ। अब 2024 में जो घोषणा पत्र होगा, जनता अभी चौहान जी बोल रहे थे कि जनता बहुत समझदार है, तो सही बोल रहे हैं, जनता समझ गई है। मैं छोटा सा इनका 2-4 बातों की बात करते हैं कि जो ये बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, तो इन पर कर्मचारी सड़क पे है, उसके बाद वकील लोग सड़क में है, रोज जो नौकरशाही लोग हैं वो सड़कों में हैं, टीचर सड़कों में हैं, सैनिक सड़कों में हैं, किसान सड़कों में हैं, और उसके बाद ये अपनी बात कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। मैं पहले भी एक बात पहले कह चुका था कि अगर ये कभी विकास की बात करते हैं तो बहुत दिनों से कर्मचारियों का, जो बेचारे कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, उनकी ईपीएफ पेंशन का बहुत बड़ा पॉइंट बहुत दिनों से चल रहा था, जो आज मात्र उनको 1,000 या 2,000 रुपए पेंशन मिलती है, जबकि उनके लंबे सेवा काल में 12.5% उनके स्वयं से और 12.5% एम्प्लॉयर की तरफ से चढ़ता है। इसके बावजूद भी उनकी पेंशन नगण्य है। उसके बाद ईएसआई, आप ईएसआई के जो कार्यालय, जो हॉस्पिटल है, वो किसी स्थिति में हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में मात्र देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी और उधम सिंह नगर को छोड़ करके शायद ही किसी उसमें शहर में ईएसआई का कोई हॉस्पिटल होगा। वो जो कर्मचारी कॉर्पोरेट स्टेट में हमारे उत्तराखंड में काम कर रहा है, उस बेचारे का क्या कसूर है? लेकिन इनका ध्यान इस पे नहीं जाएगा। इनका एक रील फिट है कि हम सबका साथ सबका विकास, और ये 50-50 के जुमले। उसके बाद ठीक है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर कि आखिर क्या कुछ है, इस मैनिफेस्टो के जरिए जो जीत का रास्ता है, क्या वो आसान हो पाएगा? हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। रतनमणि डोभाल जी का रुख कर लेते हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, राजनीति का विश्लेषक। रतनमणि जी, जो मैनिफेस्टो आज सामने आया कांग्रेस का, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, जो पहले से हम गारंटियां रोज देख रहे हैं, उन गारंटियों के साथ ये भी एक, इसमें भी 10 गारंटियां हैं, और 10 इसमें न्याय है, 25 गारंटियां हैं, जैसे आपने बताया है जी। अब इन गारंटियों को लोगों तक ले जाने की समस्या है कि वो पहले भी इनकी गारंटियां आई थी 75,000 देने की, अभी गरीब लड़कियों को 1 लाख रुपए देने का, अच्छी बात है, दी जानी चाहिए, कोई वो नहीं है। स्टेट का काम तो वेलफेयर का है, कल्याणकारी राज्य जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम हैं तो आप उसको मदद कर सकते हैं। लेकिन और ये जो जो बेरोजगारी की स्थिति भयावह है, और उसमें महिलाओं की जो हिस्सेदारी है 50%, वो होना चाहिए। मैं इसमें एक जो कमी जो देख रहा हूँ बाकी गारंटी के, चाहे वो
मोदी जी की गारंटी आ रही है लगातार, और जो ये कांग्रेस की गारंटी आई, इनमें जो महिलाओं का जो सत्ता में जो हिस्सेदारी 33% आरक्षण जो बिल जो राज्यसभा में है, उस पर कोई कुछ नहीं कह रहा है कि जो नीति निर्धारण के जो संस्था है जहां से चीजें तय होनी है, नीतियां बननी है, वहां पर वो महिलाओं को घुसने नहीं देना चाहते। इसके बावजूद पहले ये कमी मुझे इसमें ये लगती है कि और कांग्रेस तो रही उसमें शामिल, और भारतीय जनता पार्टी भी रही। सुषमा स्वराज जी आज हमारे बीच में नहीं है, वो इसके पक्षधर रही है, लेकिन आज ना तो कांग्रेस की पार्टी 33% की बात कर रही है महिलाओं की हिस्सेदारी की, ना भारतीय जनता पार्टी उस हिस्सेदारी की बात कर रही है। उनके गारंटी में मैंने उसको देखा नहीं है। और दूसरा जो ये सवाल है, जो बेरोजगारी की भयावह स्थिति है देश में, वो उस पर जो ये गारंटी कर रहे हैं, लेकिन ये इस गारंटी में जो प्रधानमंत्री की जो गारंटियां आ रही हैं, उस गारंटी में ये सवाल इससे गायब है। तो अब ये कांग्रेस का स्थिति, इसको ग्रास रूट पे इसमें, और इनको उन्होंने हालांकि कहा है कि 70,000 लोगों ने इसमें सुझाव दिए हैं, जिसमें 40% केंद्र सरकार के हैं, 60% राज्य सरकार के हैं। ये सुझाव उन पे आए होंगे, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं आए, कि वो कह रहे हैं, लेकिन ये आज की जो मौजूदा स्थिति है, जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है, उस अर्थव्यवस्था की स्थिति में इन गारंटियों को पूरा करना, इधर दोनों साइड में कह रहा हूं मैं, एक साइड नहीं कह रहा हूं, दोनों साइडों के लिए बड़ा मुश्किल वाला काम है कि ये जिस तरीके से आप लुभावने गारंटी करते हैं, मुझे उसमें भी वो नहीं है, लेकिन इनको धरातल पर लाने के लिए तो आपको अर्थव्यवस्था में जाना होगा कि अर्थव्यवस्था आपकी बढ़े, वो ग्रोथ करे। अर्थव्यवस्था आपकी बैठ रही है, हालांकि प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि 5वीं अर्थव्यवस्था हम हो गए हैं, और आज की गारंटी उसी पर अगर मैं देख लूं कि ये उन्होंने कहा कि 25 करोड़ लोग हम की गारंटी, इसमें जो आज उनका विज्ञापन है, 25 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे आ गए। तब मैं ये कह रहा हूं कि उस गारंटी की तरह ये फेंकने वाला काम है। ये एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि 71 करोड़ 35 लाख लोगों को हम 5 किलो अनाज पर जिंदा रखे हुए हैं, और आप इसमें कह रहे हैं कि हम 25 करोड़ लोग गरीबी से नीचे आ गए। इसका मतलब इसमें कमी आनी चाहिए। ये जो 81 करोड़ 35 लाख लोग तो दोनों ही जिम्मेदार है ना। किसी को 5 किलो राशन लेकर खुशी मिल रही है, वो चाहते हैं कि बस हमको तो 5 किलो राशन लेने से मतलब है, बाकी बातों से कोई लेना देना नहीं है। तो उन चीजों को भी समझने की जरूरत है। सतवीर जी का रुख कर लेते हैं। 33% महिला आरक्षण का जिक्र, और इसके प्रति दोनों ही पार्टियां संवेदनशील नजर नहीं आई। सोनी जी, मैं अपनी बात पहले कंप्लीट नहीं कर पाया। मैं आपको थोड़ा सा उत्तराखंड की दृष्टि से बता दूं। जब लोकसभा चुनावों की बात ही हो रही है, तो मैं बताना चाहता हूं, इसका जवाब लेते हैं और इसके बाद फिर वापस से आपसे सवाल करेंगे, तब आप जवाब दीजिएगा। इसका जवाब लेते हैं आपसे। सोनी जी, मैं कंप्लीट कर लेता हूं, आपको इसमें आपको जो जवाब मिल जाएगा। अभी उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं, हमने भी टिकट दिए, कांग्रेस ने भी टिकट दिए। हमने यहाँ पर देखिए महिलाओं को भी टिकट दिया। हमने महिला के रूप में जो हमारी पहले से सांसद है, 3 बार की सांसद है माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, उनको भी इस बार भी हमने दिया। कांग्रेस की तरफ अगर झांक के देखेंगे तो एक भी टिकट महिला को नहीं दिया आपने। मैं इसलिए पहले वक्तव्य में कह रहा था कि इनके तमाम नेताओं के जो हालिया में जो बयान दिए है, उसमें परंतु कोई विषय नहीं है। चाहे सुरजेवाला का बयान है, हेमा मालिनी के लिए किस प्रकार की टिप्पणी करी है और किस प्रकार की इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीनत ने की है। और यही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई संसद भवन में स्पेशल सेशन में उनके लिए जो 33% का जो रिजर्वेशन है उसके लिए प्रावधान किया। उन्होंने उसको रिजर्वेशन का नाम ना देके उसको जो नाम भी दिया, वो नारी शक्ति बंधन अधिनियम दिया। आप देखिए कि हमारी सोच में और इनकी सोच में कितना अंतर है। यही नहीं, अगर मैं आपको बताना भी चाहता हूं सोनी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो 10 वर्ष का जो कार्यकाल भी है,
26 से अधिक योजनाएं महिलाओं को फोकस या महिलाओं को सेंट्रिक करके योजनाएं बनाई गई है। उनको ठीक है सत्यवीर जी, चाहे सेना में, सत्यवीर जी आपका रुख करते हैं। वो सेना में भी परमानेंट कमीशन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने दिया, उस परमानेंट कमीशन से ये लाभ हुआ कि मोदी जी ने कहा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया, मोदी जी तो कुछ दे ही नहीं रहे थे, सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा शांत हो जाइए, अपना उम्र का ध्यान रखिए, थोड़ा शांत हो जाइए। ठीक है सत्यवीर जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, धैर्य रखिए थोड़ा। हाँ तो आदरणीय प्रधानमंत्री नहीं सत्यवीर जी, थोड़ा सा हर काम का जो क्रेडिट है, ठीक है सत्यवीर जी, आप थोड़ा सा मुझे लगता है पेशेंस के साथ सुनना भी चाहिए। जो अच्छा श्रोता होता है वो वक्ता भी अच्छा होता है। सत्यवीर जी ये आप सुनते भी आ रहे होंगे, आप अपनी बात को पूरा करिएगा। सूरज सिंह नेगी जी का रुख कर लेते हैं, इसके बाद वापस लौटते हैं, आपसे सवाल करेंगे, उसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, इनका कहना रतन मणि जी का यही है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, इसमें मोदी जी ने क्या किया। ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है। सूरज सिंह जी का रुख कर लेते हैं। सूरज सिंह जी, ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है कि आपने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। जो आपने न्याय का जिक्र किया, 10 न्याय और 25 गारंटियों का जिक्र किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है कि भाई इसको किस तरीके से, क्या रणनीति है विपक्ष की कि इसे जनता के बीच किस तरीके से आप ले जाएंगे, इसकी क्या कुछ तैयारी, जनता का भरोसा कैसे जीतेंगे? कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर कांग्रेस का जो हमारा न्याय पत्र है इसको घर घर लाने का काम करेगी और लोगों के बीच में जो इनका 10 साल का कुशासन है, 10 साल की जो विफलताएं हैं, जो इनके जुमले हैं, निश्चित तौर पर उन पर हम बात करेंगे। और मैं हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं कि ये महिला शक्ति के बारे में जो है इनके नेता ये कहते हैं, उनके नेता कहते हैं, और जिन कंगना रनौत की ये बात कर रही हैं, उन्होंने दिल्ली में किस प्रकार के बयान दिए, शर्मनाक बयान। और देखो, जैसा बोगे वैसा काटोगे। जब तुम दूसरे के बारे में बोल सकते हो तो अपने बारे में भी सुनने के लिए आदमी को तैयार रहना चाहिए, एक। दूसरा, अभी इनकी बहुत बड़ी नेत्री, जो अपने को बहुत बड़ी नेत्री कहती है, प्रधानमंत्री जी के काफी नजदीकी में है, वो गीता भंडारी हत्याकांड पर इनके मुंह पे जो है मक्खियां चिपक जाती है, ये इनकी आवाज बंद हो जाती है, कोई भी जवाब नहीं दे पाते। आज तक उस वीआईपी का नाम नहीं बता पाए। तो ये उत्तराखंड की बेटी को जो न्याय नहीं दे पाए, संदेश खाली की बात तो करते हैं जाकर के, और उत्तराखंड में आकर के इनके नेताओं के जवान पर जो है लगाम लग जाती है, उन टेप लगा देते हैं जवान पे। क्यों नहीं अंकिता भंडारी को जो है न्याय मिल रहा है, क्यों नहीं उस पर ये बात करते, क्यों नहीं आज तक उस वीआईपी का नाम उजागर हुआ। तो ये बातें हैं जो ये 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। आज तक जो है जो 106वां संविधान संशोधन हुआ है, उसमें भी कहते हैं कि हम 2029 में देंगे। क्यों भाई 2024 में क्यों नहीं देंगे आप? क्या महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? और कांग्रेस ने तो शुरुआत की थी इसकी कि महिलाओं को पंचायतों के माध्यम से 33% आरक्षण देकर के एक शुरुआत की थी, महिला सशक्तिकरण की बात की थी। तो ये जो है कांग्रेस के विचार हैं। कांग्रेस निश्चित तौर पर, कांग्रेस हर समाज, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों के लिए काम करती है। चलिए, कांग्रेस सत्ता में आती है तो 33% जो आरक्षण का जिक्र हो रहा है उसे करने का काम करेगी कांग्रेस। सूरज जी, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो क्या ये काम कांग्रेस पूरा करेगी? 33% आरक्षण का जो जिक्र हो रहा है, निश्चित तौर पर कांग्रेस जो वादे करती है उनको पूरा करने का काम करती है। कांग्रेस का कोई भी वादा आज तक कोई जुमला साबित नहीं हुआ है। और जो हमारा प्रमुख विपक्षी दल है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनके जुमलों को दुनिया ने देखा है। न तो 15 करोड़ किसी भारतीय के खाते में आए, न काला धन आया, न 2 करोड़ रोज नौकरियां प्रतिवर्ष मिली। तो ये जो जुमलेबाज है, जुमलेबाजों की सरकार से लोग त्रस्त हैं। और निश्चित तौर पर ठीक है, सत्यवीर जी से इसका जवाब लेते हैं और देवचंद्र जी का रुख करते हैं। सत्यवीर जी से इसका जवाब लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देवचंद्र जी इंतजार कर रहे हैं। सत्यवीर जी जल्दी से इसका जवाब दीजिए। सोनी जी, इन्होंने फिर भी देखिए किस प्रकार से मर्यादित हो जाते हैं कि एक महिला जो अपने पुरुषार्थ के बल पर जो
मुंबई तक पहुंचती है और वहां पर ही दिखाती है कि उसके अंदर किस प्रकार की काबिलियत है और पूरे विश्व में नाम रोशन करती है भारत का। उसके लिए जिस प्रकार की टिप्पणियां की गई, उसके लिए एक बार भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये नहीं कहा कि मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। हो भी नहीं सकते, क्योंकि अगर ये कह भी देंगे तो मुझे लगता है कि शाम तक ये पार्टी में दिखेंगे भी नहीं। और बात विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से पूरे 10 वर्षों में काम किया है, मैं आपको निश्चित तौर पे बड़े ही धैर्य से कह सकता हूं, जिस दिन 4 जून को मतगणना होगी, दूर दूर तक ये कहीं कांग्रेस पार्टी दिखाई नहीं देगी। चाहे आप दूरबीन से देखो, जितने ये बड़े बाप के बेटे हैं ये सारे के सारे हारेंगे। सोनी जी नोट करके रख लीजिए आप। और मैं आपको एक चीज बता दूं, एक चीज और बता दूं, एक और चीज बता दूं। एक मिनट सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए मेरी बात को। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप 10 मिनट तक लगातार बोले, आप 10 मिनट तक लगातार बोले। आपको सोनी जी फिर समय देगी, आपको सोनी जी फिर समय देगी। सोनी जी थोड़ा सा इनको बोलिए कि थोड़ा धैर्य रखिए। मैं 10 मिनट तक लगातार ये आयात नीति क्यों खोल रही है, आयात निर्यात नीति क्यों खोल रखी है, ये क्यों दूसरी पार्टी से लोगों को आयात कर रहे हो? कांग्रेस जो लोग तुमको कल गाली दे रहे थे, उनको आयात करने की जरूरत क्या पड़ी, उनको अपनी गोद में बिठाने की जरूरत कहाँ पड़ी? अगर जनता पर इतना ही भरोसा है, मोदी जी के कामों पर आपको इतना ही भरोसा है, तो क्यों आयात नीति खोल रही है? सुन लीजिए, अब सुन लो, बोलिए हो गया आपका। ठीक है सत्यवीर जी, अपनी बात को पूरा करिए। हो गया आपका। ठीक है सोनी जी थोड़ा सा शांत होंगे तो बोलेंगे, मैं इनके बीच में। ठीक है, दूसरा ठीक है सूरज सिंह। हाँ, जवाब दे रहा हूँ, हम कभी जवाबों से भागे नहीं है। हमने 370 पे भी कहीं पीछे नहीं हटे, राम मंदिर पे पीछे नहीं हटे, 3 तलाक पे भी पीछे नहीं हटे। हम किसी भी ठीक है सत्यवीर जी, ये सभी को पता है। ठीक है, आयात करने की नीति क्यों? अरे सुन तो लीजिए, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। सूरज सिंह जी, आपकी बात कंप्लीट हो गई। ठीक है, सत्यवीर जी से जवाब लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस के जो नेता थे वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, तो मैं इन्हें थोड़ा सा बताना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो राह है भारत को विश्व गुरु बनाने की, भारत को तीसरी आर्थिक शक्ति महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की, भारत को 2000 तक। चलिए, अच्छी बात है। इसी विचारधारा के साथ जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन वो तब पूरी तरीके से बेदाग हो जाते हैं सत्यवीर जी। जब विपक्ष में होते हैं तो आप लोग ही सवाल उठाते हैं। देवचंद्र जी का रुख कर लेते हैं। देवचंद्र जी, क्या लगता है, जिस तरीके का मैनिफेस्टो सामने आ रहा है, घोषणा पत्र जो वादे किए गए हैं, मोदी की गारंटी पर लोगों को गारंटी होगी या फिर राहुल की गारंटी पर? देखिए सोनी जी, मुझे पहले भी पूरा बोलने का मौका नहीं मिल पाया, और मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कोई इतने बड़े प्रधानमंत्री जैसे स्टार प्रचारक तो है नहीं। आपका ही चैनल हमारा एकमात्र है जिन मुद्दों को लेकर के हम पहाड़ों में अपने जो राज्य स्तर मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल देवचंद्र, विकास के नाम पर जो इन्होंने पहले किया वो तो मैं लंबी चौड़ी थी, लेकिन मैं अब आता हूं अपने क्षेत्रीय मुद्दों पर। क्षेत्रीय मुद्दों पर कोई भी पार्टी ने आज तक ये तो जरूर बोल के बीजेपी कि उत्तराखंड राज्य हमने बनाया है, लेकिन हमारे उत्तराखंड राज्य की राजधानी के ऊपर क्यों छलवा कर रहे हो? राजधानी कब बनेगी? मूल निवास 1950 का हमारा कब लागू होगा? रोजगार की आपकी उत्तराखंड में क्या व्यवस्थाएं हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा और उच्च शिक्षा की आपकी क्या व्यवस्थाएं हैं? और आपका जो हर घर नल और नल पर जल देकर क्यों आप हमारे उत्तराखंड भाइयों को धोखा दे रहे हैं? अभी भी हम लोग सील में गगरिया लेकर पानी ला रहे हैं। तो बीजेपी के जुमले, और बीजेपी की एक बहुत बड़ी खासियत रही, मैं कांग्रेस का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, उनका एक खासियत ये रही है कि जब जब उनको सवाल पूछे जाए तो वो बड़े वितक हो जाते हैं। तो मैं चौहान जी को भी आश्वस्त कराता हूँ कि आप सुनिए मेरी बात, मेरी पीड़ा है, मैं कोई आपको कष्ट नहीं दे रहा हूँ। आप इसके अलावा आपने सबका साथ सबका विकास के बाद एक बार आप और बात करते हैं, आपने पूर्व राष्ट्रपति को सोमनाथ मंदिर में घुसने नहीं दिया, आपने वर्तमान राष्ट्रपति को मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाते हैं, आप वर्तमान राष्ट्रपति को संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाते हैं। आप किसका साथ किसका विकास कर रहे हैं? आप उत्तराखंड में आ जाइए। उत्तराखंड में अभी हमारे कांग्रेस के भाई इस पॉइंट को बता रहे थे, जबकि ये इनके मुद्दे नहीं, शुरू से हमारे उत्तराखंड क्रांति दल का ये मुद्दे रहे हैं जब राजधानी बनी तब से अब तक। अभी इनकी एक उत्तराखंड में तीसरी विधानसभा बनाने की तैयारी चल रही है। ये वर्तमान बीजेपी का अपना एक एजेंडा चल रहा है, लेकिन मैं बोलता हूं कि पहले तो एक विधानसभा ऑलरेडी बनी हुई है, काम चल रहा है। एक हमारी गैरसैंण में भी अच्छी विधानसभा बन गई है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं बीजेपी वालों को। लेकिन ये तीसरी विधानसभा किसके लिए बना रहे हैं? कौन से राज्य के लिए बना रहे हैं? लेकिन इनका विजन नहीं है, मिशन नहीं है। सबसे बड़ी खुशी की बात मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं कि हम जो क्षेत्रीय पार्टी
जो चुनाव लड़ रहे हैं ये इनके प्रत्याशियों से नहीं बल्कि सीधे नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है और ये हमारा बड़पन है कि हम इन छोटे मोटे से नहीं लड़ रहे हैं, सीधा प्रधानमंत्री से लड़ रहे हैं। क्योंकि हर बार प्रधानमंत्री प्रचारक होता है, हर बात के पीछे हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अरे आप ये तो बोलो पौड़ी में हमारे अनिल जी ये कर रहे हैं, ये तो देखो टीवी में हमारी रानी जी ये कर रहे हैं। अगर आप वहाँ हरिद्वार में तो बोलो कि हमारे क्या नाम बोलते हैं भट्ट जी वहाँ नैनीताल से कर रहे हैं, और हरिद्वार से हमारे जो पूर्व सांसद आपने कोश्यारी जी को भगा दिया, सॉरी इसको अपना जो वर्तमान सांसद है वहां पर उनको हटा दिया। तो आप उनसे तो बोलो अपने निशंक जी को, उनसे तो बोलो कि सर हम इनके विपक्ष में लड़ रहे हैं। वो नहीं लड़ रहे हैं, हम सीधा मोदी जी से लड़ रहे हैं। और इन सवालों को आकर हम उनके प्रतिनिधि हैं उनसे पूछेंगे कि अंकिता भंडारी का हत्यारा कहाँ गया, हमको हाकम सिंह का हाकम और उसके गुर्गे का क्या हुआ। जब ये मुद्दों को लेकर हम इनके न्याय के बारे में पूछेंगे ठीक है तो ये सतवीर अपने जी आप चुप हैं। आपसे जवाब लेते हैं। सोनी, मैं आश्वस्त हूँ कि बदलाव की बहार आ चुकी है और इनका जो आंकड़ा 400 के पार कहीं ये लोग बाद में ठगे न रह जाए, तो ये हल्के में जो ले रहे हैं लोगों को और एक बार सिर्फ तालियां बजवा रहे हैं। इनका तो मुद्दा एक चीज हो रहा है, एक सवाल पूछते हैं मोदी जी कि एक दिन में 3 लाख दिए जलते हैं, तो 5 दिन में कितने लाख दिए? बोला 15 लाख दिए ना 15 लाख, बोला दिए। बोला चलो एक काम 15 लाख वाला भी हो गया। तो इस प्रकार के जुमले अब नहीं चलेंगे जवान। और मैं अगेन सोनी जी से बोलूंगा कि आप जो है इनकी इस भिड़ंत में अपना डिबेट का काम 1-1 मिनट 5 मिनट दे करके अपनी बात रखने की बात करेंगे। मैं बात कर रहा था, ये बोलते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करें। किसान सड़क में है और जो कर्मचारी है अपना ओपीएस वोट पेंशन योजना के लिए सड़क में है, और सैनिक हम जो पूर्व सैनिक है, मैं पूर्व सैनिक को 30 साल नौकरी किया है, हम वो और वो पी के लिए अभी तक लड़ रहे हैं। इनका जो जुमले हैं वो जुमले रहेंगे और हम जो उत्तराखंड में अपना हमारी जो क्षेत्र पार्टी है सैनिकों को देकर अभी हमारे संसद में जाएंगे और तब आपको सबक सिखाएंगे। पीड़ा गहरी है सतवीर जी कि आखिर इस तरीके का, क्योंकि जो पहले घोषणा की गई या पहले जो वादे किए गए 2014 का जिक्र किया था, हालांकि रतन मणि डोभाल जी ने भी, कि वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। भू कानून, मूल निवास और ये लगातार मुद्दे उठाए जा रहे हैं। क्षेत्रीय मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती है, आखिर ऐसा क्यों? क्षेत्रीय मुद्दों की अगर आप बात भी करो सोनी जी, मुझे लगता है कि ये मुझे अपने जो इनके 5 स्टार कमरे हैं उनसे बाहर निकलते नहीं है, तो इसीलिए इस प्रकार की इनके वक्तव्य आ रहे हैं। आप उत्तराखंड में देख लीजिए कि बड़ा एक मकड़ जाल बना था, जो ये जमीनों पे जो अतिक्रमण था, हाईकोर्ट के लगातार नोटिस आ रहे थे, किसी ने इस प्रकार का साहस नहीं दिखाया कि उनको खाली करवाया जाए। हमने कई सौ हेक्टेयर बीघे जमीनें खाली करवाई है जो सरकार की जमीनें थी, चाहे वो किसी भी विभाग की, चाहे सिंचाई विभाग की थी या हमारे वन विभाग की थी या हमारे जो दूसरे विभाग है उनकी जमीनें थी। लगातार कार्रवाई चल रही है, कई सौ हेक्टेयर बीघे हमने जमीन खाली करवाई है। यही नहीं, उत्तराखंड के अगर आइए क्षेत्रीय मुद्दों की बात ही करें, वैसे तो मैं आपको बता दूं ये राष्ट्रीय चुनाव है और राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव होता है। जिस दिन क्षेत्रीय मुद्दों की बात होगी तो खुल के बात करेंगे। अगर 1-2 विषय बता ही देता हूँ, यहाँ पर जिस प्रकार से नकल के लिए लगातार इतना उत्तराखंड के अंदर देखा जा रहा था, उस पर अगर काम करने का काम भी किया तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। और पूरे में आपको ये चीज तो साफ हो गई कि क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मायने नहीं रखते, ये चीज क्लियर कर दी आपने। आपके दर्शकों को समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हैं दर्शक, बहुत समझदार है। पूरे जो अभी उत्तराखंड के बनने के कालखंड को देख लीजिए, जितनी 1 वर्ष में नौकरियां छात्रों की लगी है कि आज तक के इतिहास में उत्तराखंड में नहीं लगी है और लगातार गतिमान है। और आज की डेट में ऐसा पिछले एक वर्ष में मैं आपको बता देता हूँ, पिछले 1 वर्ष में सोनी जी आपको, अरे पहले तो शांत हो जाइए, आप बीच में बोल देते हो। ठीक है, डोंट वेस्ट टाइम। रतन मणि जी का रुख करना है। सतवीर जी जल्दी से अपनी बात पूरी करिए। आपको प्राइवेट इंडस्ट्री में हमने 90,000 से अधिक लोगों को नौकरियां दी है 7 साल में, केवल प्राइवेट इंडस्ट्री में दिया है। और ये किया हुआ है जब हमने उन पर इन्वेस्टमेंट किया, उसमें 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम लोग को दिया, तब जाके 90,000 की आई। आपके तरह नहीं जो सौदा करते थे, उनके बेचने का सौदा करते थे, जो मुख्यमंत्री कार्यालय से जो सौदा करते थे कि मैं भी खाता हूँ तुम भी खाता हूँ, हम मुझे दिल्ली तक पहुंचाना, राजमाता तक। हम उस सरकार की सत्ता नहीं चलाते, हम यहाँ पर केवल सत्ता में आए हैं तो लोगों के वादे
लोगों को सुकून के लिए आए, लोगों और उत्तराखंड की जो लोगों सूरज सिंह जी, एक मिनट, उसके अनुसार काम करने के लिए आए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित करने के लिए आए हैं। हम यहाँ किसी को खुश करने के लिए नहीं आए। हम यहाँ सतवीर जी यहाँ कोई खुश होने के लिए नहीं बैठा है, ठीक है, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं सतवीर जी, लेकिन अगर 90% आपने 90% रोजगार देने का जिक्र किया है प्राइवेट इंडस्ट्री में, इस बात का जिक्र किया आपने। हाँ, तो मैं आपको तो फिर आज ये मुद्दा क्यों उठ रहा है कि बेरोजगारी है चरम पर? मैं इनको बता दूं, मैं आपको अगर बता भी दूं, अभी अगर भारत सरकार के जो आंकड़े भी उत्तराखंड की दृष्टि से आए हैं, सोनी जी, जब क्षेत्रीय मुद्दों पर जा ही रहे हो, तो उत्तराखंड दूसरा ऐसा राज्य है जिसने सामान्य रोजगार उत्पन्न करने में दूसरा राज्य पूरे भारत में जो हिमालयन राज्य है। और यही नहीं, हमारे लिए जब कहा जाता था कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जीएसटी आया था, जिसको कि इनके शहजादे ने कहा था कि ये गब्बर सिंह टैक्स है और इससे पूरी भारत की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी, वो तो विश्व आज मान रहा है हमारा लोग। अर्थव्यवस्था अभी कौन सी मेंटेन है सतवीर जी, अगर हकीकत पर बात की जाए, ठीक है, आंकड़ों के हिसाब से मेंटेन हुआ है अभी, उस समय 11वें नंबर पर। ठीक है सतवीर जी, रतनमणि जी का रुख कर लेते हैं। रतनमणि जी, आप सुन पा रहे हैं अभी सतवीर जी थोड़ा सा टाइम और भी मेहमानों को देना होगा, आपके पास वापसी करते हैं, सवाल करते हैं, तब आप जवाब दीजिएगा। रतनमणि जी, आप सुन पा रहे हैं, सतवीर जी ने कहा कि भाई क्षेत्रीय मुद्दों को इतनी अहमियत भारतीय जनता पार्टी नहीं देती क्योंकि केंद्र स्तर के मुद्दों की बात करती है और उसी विचारधारा के साथ या उसी रणनीति के साथ चुनावी जनसभाओं से संबोधन भी होता है। अब जो मैनिफेस्टो निकलकर सामने आया है, सतवीर जी एक मिनट, अब जो मैनिफेस्टो कांग्रेस ने, क्योंकि हर वर्ग को साधने की कोशिश की, 70,000 जो सुझाव संकल्प पत्र में आए हैं, देखा जाए तो क्या लगता है क्षेत्रीय मुद्दों को उतनी वरीयता दी जाएगी? देखिए, एक बात तो मुझे, अगर मित्र बुरा ना माने, एक तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता आते हैं तो वो तोता की तरह से रटे हुए, मतलब कोई सवाल आप कुछ भी करेंगे, विषय कोई भी होगा, उन्होंने वही तोते की तरह से जितना उनको रटाया गया वही उनको रटना होता है, उसे आगे पीछे उनको नहीं जाना होता है। मैं ये इस पर आप ये कह रहा हूं, मैं ये 2 बिंदु देख रहा था जो कांग्रेस का ये जो पत्र है, एक तो इसमें संविधान के न्याय की बात है और दूसरा पर्यावरण, जो पर्यावरण के हमारा जो क्षेत्रीय मुद्दा है, और इस मुद्दे को अगर आप देखें, जो ये सोनम वांगचुक अभी लद्दाख में जो 20 दिन तक जिन्होंने भूख हड़ताल की, वो सेम मुद्दे पर जो पर्यावरण के सवाल हैं, वो सवाल पूरे हिमालय स्टेट का हम उसको जूझ रहे हैं, भुगत रहे हैं, उत्तराखंड राज्य, वो सवाल। दूसरा ये जो संविधान वाला सवाल है, ये संवैधानिक न्याय की बात यह है कि इन 10 सालों में अगर सबसे ज्यादा अन्याय हुआ ये संविधान के साथ हुआ है। आप वो संविधान के तहत जो लोगों को अधिकार हैं, जो उसकी आप सुन नहीं रहे हैं। किसान 700 किसान आपने वहां बॉर्डर पे मार दिए, उनको दिल्ली तक नहीं जाने दिया और उनको आज भी न्याय नहीं मिला। बाद में आप सुनी जनता, कोई भी, आप देहरादून में लाठी बजा रहे हैं, आप लखनऊ में लाठी बजा रहे हैं, अच्छी बात है। रतनमणि जी, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कांग्रेस ने उन बिंदुओं को शामिल किया है जिनको लेकर कहीं ना कहीं बगावत हुई और वो आंदोलन भी किसानों ने किया, वो हम सब ने देखा किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ। लेकिन मसला वही है ना कि कैसे कांग्रेस विपक्ष कैसे रणनीति बनाएगा, कैसे इस पर बात करेगा आम जनता के बीच जाकर, और कैसे जनता का विश्वास जीत पाएगा। ये बड़ा सवाल है जी। ये तो कांग्रेस अच्छा है पत्र है, लेकिन कांग्रेस में जो ग्रास रूट पे है, हम ये देख रहे हैं कि वो संगठनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी के मुकाबला करने की स्थिति में नहीं। आज मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। अगर जनता ही वो भाजपा के एक विकल्प बने तो बात है, लेकिन जो धरातल पे है वो कांग्रेस भाजपा का विकल्प स्वतंत्र रूप से देने में आज की स्थिति में सक्षम नहीं हमको दिखाई देते। हो सकता है गलत हो हमारी बात, लेकिन जो हम देख रहे हैं रोजमर्रा के उसमें, लेकिन फिर भी ये जो गारंटियों का इनका जो सवाल है, ये अच्छा स्वागत योग्य है, जनपक्षीय है। ठीक बात। अब वो कितना लागू होगा, क्या होगा, कि सत्ता में आएंगे कि नहीं आएंगे, वो अलग बात है। लेकिन एक तो हम 10 साल के से देख रहे हैं
10 साल से क्या क्या आ रहा है, आपने कहां से शुरू किया था, आप कहां पहुंचा दे। ये बिल्कुल मेरे सारे साल में सारे जितने वादे घोषणा पूरे करते हैं, नहीं वो होते सच्ची हैं। बात जो नहीं करते। जो घोषणा पत्र में शुमार किए जाते हैं वो सारे वादे नहीं पूरे हो पाते हैं, काफी वक्त लग जाता है और कई बार वक्त होता है उसके बावजूद भी पूरे करने की मंशा नजर नहीं आती है। सूरज जी का रुख कर लेते हैं। सूरज जी, क्योंकि जो भी मैनिफेस्टो में शामिल किया गया वो क्योंकि जरूरत भी है और मुझे लगता है हर एक तथ्य को ध्यान में रखकर इसमें शुमार किया गया है, लेकिन अब सबसे अहम बात यही है कि मोदी की गारंटी एक तरफ, क्योंकि मोदी की गारंटी में सबको गारंटी है और राहुल की गारंटी पर कैसे भरोसा होगा, क्योंकि ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य है विपक्ष के लिए, इसे समझाना आम जनता को। देखिए सोनी जी, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में जो पार्टी ये कहती थी कि हम संगठन के स्तर की पार्टी हैं, हमारे यहाँ व्यक्तिवाद नहीं संगठन सर्वोपरि होता है, आज उस पार्टी में व्यक्ति सर्वोपरि हो गया है और एक व्यक्ति की गारंटी चल रही है। और आप जानते हैं कि अकेला चुनाव भाड़ नहीं रोक सकता, एक व्यक्ति जो है कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल इसीलिए देश के नहीं, अलग थलग वाली भी तो स्थितियां नजर आ रही हैं। जितने भी बड़े नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए जा रहे हैं, बड़े बड़े चेहरे, कोई भी बड़ा चेहरा जनता के बीच नजर नहीं आ रहा है, तो ये संदेह वाली स्थिति है। मैं इनसे यही तो सवाल पूछ रहा था कि ये आयात नीति जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो ये आयात नीति खोल रखी है, कल तक जो कांग्रेस का नेता आपको गाली दे रहा था उसको आप सिर्फ आंखों पर बिठा रहे हैं। तो ये नहीं, इसके लिए तो विपक्ष को भी सोचना चाहिए ना कि अगर विपक्ष की नीति में और रणनीति में अगर भरोसा नहीं है उनके पार्टी के नेता को, तो फिर इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और आखिर ऐसा क्यों, इस क्यों पर विचार करना चाहिए। नहीं है सोनी जी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और तमाम दूसरे प्रलोभन दे दे करके एक आयात नीति बनाई हुई है जो कि विपक्ष के बैंक खातों को सीज करेंगे, उनको जो है संसाधन विहीन करेंगे, तमाम प्रकार से जो है उनका उत्पीड़न करेंगे। तो यही संविधान को बचाने की जो गारंटी है, तो इस लोकतंत्र को बचाने की जो गारंटी है, उस पर जनता को भी सोचना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर आज जो है मैंने कहा ना कि इनके 10 सालों का जो कुशासन है, 10 सालों में जो अघोषित आपातकाल इस देश में लगा हुआ है, उसके तहत आज भारत की जनता समझ रही है। और निश्चित तौर पर जो है भारत की जनता कांग्रेस के न्याय की जो न्याय पत्र है और जो कांग्रेस की गारंटी है, निश्चित तौर पर उन पर विश्वास करेगी और कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर जाकर के इसका प्रचार करने का काम करेगा। और आज जनता ही स्वयं जो है सरकार को चुनौती देने की स्थिति में खड़ी है। जनता परिवर्तन चाह रही है और उसी परिवर्तन के क्रम में जो है ये कांग्रेस को आगे लाएगी। ठीक है, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता का इरादा क्या है, जनता की सोच क्या है और जनता का विश्वास किधर जाता है, ये देखने वाली बात है। सत्यवीर जी का रुख कर लेते हैं। सत्यवीर जी, जो घोषणा पत्र है जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं डिबेट में, लगातार विपक्ष के जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, आयात और निर्यात तक का जिक्र कर रहे हैं सूरज जी। तो ये स्थिति, क्योंकि कुनबा लगातार भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जनता के बीच में लगातार विपक्ष की रणनीति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अभी जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर, जनता को या उत्तराखंड की युवा को इससे कोई मतलब नहीं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड का उस वीआईपी का नाम क्या था, उससे मतलब इस बात से है कि आखिर भ्रष्टाचार मुक्त हो उत्तराखंड, बेरोजगारी खत्म हो, वहां के जो अहम मुद्दे हैं पलायन रुके, ये शिक्षा का जो स्तर है वो बेहतर हो, ये उत्तराखंड की जरूरत है। सोनी जी, एक बात बड़ी विचित्र बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि भाई जो हमारे नेता गाली दे देते भारतीय जनता पार्टी को, आप देखिए कि गाली शब्द का प्रयोग, इन्होंने कहा कि हमारे नेता गाली दिया करते थे। इन्होंने खुद ही मान लिया कि हमारे नेता इतने अभद्र थे कि वो मतलब राजनीतिक जो हमारा जो राजनीतिक कांग्रेस पार्टी का जो राजनीतिक पतन हुआ है वो क्यों पतन हुआ है उसका उन्होंने जीता जागता उदाहरण अपने वक्तव्य में कह दिया कि हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी को गाली देते थे। आप सोचिए कि लोकतंत्र में और प्रजातंत्र में किस प्रकार के नेता इन्होंने उत्पन्न किए कि जो गाली देते थे भारतीय जनता पार्टी को। तो मैं बताना चाहता हूं वास्तविकता यही है कि इन्होंने कहा कि हमारे नेता गाली देते थे। सहारनपुर से अजहर मसूद कहता था जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री के
कैंडिडेट थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर ये सहारनपुर आएंगे तो मोदी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, बोटी बोटी कर दूंगा। वास्तविकता ये है कि इन्होंने सच में आज कह दिया कि कांग्रेस की पार्टी की क्या राजनीतिक दुर्दशा हुई है, वो इसीलिए हुई है कि राजनीतिक पतन और इनका नैतिक पतन इसीलिए हुआ। नेताओं ने ये नहीं सोचा कि भारत की जनता कितनी क्षमता रखती है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को लगातार टुकराव पड़ रहा है। और प्रधानमंत्री सतवीर जी, अच्छी बात है, आप बोलते बहुत अच्छा है सतवीर जी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह था कि अगर विपक्ष के नेता गालियां दे रहे थे, विपक्ष में भ्रष्टाचार में लिप्त जो नेता हैं, तो फिर उन्हें भारतीय जनता पार्टी में क्यों आमंत्रित किया जा रहा है, क्यों शुमार किया जा रहा है? 1998 में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हुआ करते थे दिग्विजय सिंह, तो दिग्विजय सिंह ने किसानों ने कुछ मांगों के लिए अपनी मांग रखी थी, तो स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसा होता है कि उनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी। और कौन से न्याय की बात करती है, क्या वो न्याय की बात करती है कि कौन के बाद शादी पंथ पर गोलियां चलाई थी, हत्या करी गई थी, या 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी पहले तक पूरे भारत को। चलिए ठीक है, जल्दी से फाइनल कमेंट ले लेते हैं देवचंद्र जी का, फाइनल कमेंट ले लेते हैं देवचंद्र जी का, इसके बाद क्योंकि समय नहीं है। देवचंद्र जी, क्या लगता है जनता का विश्वास किस ओर जाएगा? मांग कर रहे हैं ये, क्या वो तंदूर कांड, वो जैनी कांड की बात करेंगे? तो मैं कुल मिला के सोनी जी ये कहना चाहता हूं। ठीक है सतवीर जी, सूरज जी, फाइनल कमेंट देवचंद्र जी का। हमारे जब कोविड जैसी महामारी, वैश्विक महामारी आती है, पूरा विश्व हिल जाता है, मगर कुछ समय आधारित म्यूट कर दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी भारत को सरकार से आगे ले जाने का काम करते हैं। देवचंद्र जी, फाइनल कमेंट आपका, समय नहीं है। सूरज जी, सतवीर जी प्लीज। देवचंद्र जी, फाइनल कमेंट आपका। सरकार से आगे बढ़ रहा है। सोनी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2024 के चुनाव का जो परिणाम आएगा, ये सारे के सारे इस प्रकार के लोग आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। और सोनी जी, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ। चलिए ठीक है सतवीर जी, समय समाप्त होता है चर्चा का। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन सवाल बेहद महत्वपूर्ण कि जो घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जो बातें, जो वादे शामिल किए हैं, जो न्याय का जिक्र किया है, क्या वो न्याय आम जनता के साथ हो पाएगा और उस न्याय पर आम जनता को विश्वास होगा? चुनौती बड़ी है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का वो सुझाव संकल्प पत्र है और दूसरी तरफ ये वादे। इन वादों पर कौन खरा उतरता है, ये फिलहाल देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।